हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा अभी तक वो जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में दोस्तों, उनके द्वारा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों इस बुक में संकलन किया गया दोस्तों। उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो अभी तक में देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी का दोस्तों ये भारतीय इतिहास जो इसमें पूछा गया फ्रेंड्स, बीपीएससी पाठ्यक्रम में दोस्तों, ये भारतीय इतिहास हम लोग खत्म कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास भी खत्म कर चुके हैं, मध्यकालीन भी खत्म कर चुके हैं, आधुनिक भी खत्म कर चुके हैं दोस्तों। और बिहार विशेष भी हो चुका है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी हो चुका है, भूगोल भी हो चुका है दोस्तों। और विश्व का भूगोल दोस्तों, देखिए विश्व का भूगोल भी खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। अर्थव्यवस्था हम लोग स्टार्ट किया दोस्तों। इसका एक सेशन दोस्तों हम लोग करवा चुके हैं। नेक्स्ट सेशन आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, ये आपका आगामी परीक्षा शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सेशन। ये इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होंगे दोस्तों उनके लिए है। देखिए फ्रेंड्स, 50 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसमें नाबार्ड जो है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त का प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड अध्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे किसान कृषिगत ऋण प्राप्त करते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों, नाबार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? ये दोस्तों सी में एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स दोस्तों ईपीसीजी का पूर्ण रूप है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप है दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह एक स्कीम जो निर्यातकों को आने वाले समय में अतिरिक्त निर्यात करने की बाध्यता से छूट दिला सकती है। इस योजना को कम आयात शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्रारंभ किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितनी होगी दोस्तों? तो ये होगी दोस्तों 3000 रुपये। 3000 रुपये होगी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3000 रुपया प्रति माह होगी। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को होगा, जिससे उनका आर्थिक सामाजिक लक्ष्य हासिल हो पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है दोस्तों ई नंबर ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। देखिए, भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना, सामुदायिक हितों के कार्यों को संपन्न करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना, गाँव में कुशल नेतृत्व का विकास करना आदि है। योजना आयोग के अनुसार जनता द्वारा स्वयं अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास ही सामुदायिक विकास है। उपरोक्त सभी कथन सही है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 बीपीएससी का दोस्तों। देखिए 55 में भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए दोस्तों? लगातार कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? ये होनी चाहिए दोस्तों 8% होना चाहिए दोस्तों। देखिए, भारत को 24-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले 4 साल तक प्रति वर्ष जीडीपी में औसत वृद्धि 8% से अधिक होना जरूरी है। भारत का वर्तमान में 2022-23 के लिए जीडीपी में अनुमानित वृद्धि दर दोस्तों 9.53% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है दोस्तों? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना। खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना दोस्तों, यही दोस्तों प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदार, कारोबारी एवं व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ तक है, उनको लाभार्थी के रूप में भी स्वीकृत किया जाना है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
उसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। इसके लिए 18 वर्ष की उम्र वालों को न्यूनतम 55 रुपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा 40 वर्ष की उम्र वालों को अधिकतम 200 रुपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोना उद्यम 1000 से कम वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजना और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान है क्रमशः कितना है दोस्तों? कितना है दोस्तों? 14% और 8% दोस्तों, 14% और 8% फ्रेंड्स। देखिए भारत में वर्ष 2018-19 में बोना उद्यम, लघु कुटीर उद्यम, 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का सेवा योजना और उत्पादकता में क्रमशः 14% तथा 8% का योगदान रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग की उल्लेखनीय भूमिका है। देश के कुल उत्पादन में लघु एवं कुटीर उद्योगों का 40% योगदान है, जबकि बड़े उद्यमों की तुलना में रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से इसका योगदान 5 गुना अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया दोस्तों? तो 99% दोस्तों, 99%। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया दोस्तों? तो 99% पाया गया दोस्तों, 99% पाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत करीब 99.2% ग्रामीण परिवार को शौचालय तक पहुंच हो पाया है। इस कामयाबी के पीछे स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 2019 के जून महीने तक देश में लगभग 9.5 करोड़ टॉयलेट बनाया जा चुका है, जिसके कारण देश के 5,64,658 गाँव में शौचालय का उपयोग सुगमतापूर्वक हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में कुल बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट से अधिक पन बिजली को छोड़कर डैश का हिस्सा जो 14-15 में 6% बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों? ये हो गया दोस्तों ई ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। देखिए ये जो नया भी आएगा वो आप लोगों के लिए सटीक रहेगा दोस्तों। ये पिछला वाला आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 18 से कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा, नया आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में 2017-18 में स्थित या निश्चित विकास दर कितने प्रतिशत? ये भी 17-18 क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी दोस्तों 19-18 का ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप में। 2019 में मंत्रालय सार्वजनिक केंद्रों की तरलता, ये भी दोस्तों 19 का है। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना दोस्तों? तो 31 था दोस्तों, 31% था फ्रेंड्स। देखिए 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.2% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है दोस्तों? नीति का पूरा स्वरूप क्या है दोस्तों? बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका पूरा स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारत में संघवाद को बढ़ावा देने तथा विकास को गति देने के उद्देश्य से नीति आयोग का गठन योजना आयोग के बदले में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो ये होगा 4% दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही दोस्तों, 4%। देखिए फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसंबर 2012 ईस्वी में मंजूरी मिली। इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 से हुई। इसके अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए औसत वार्षिक दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ई सही होगा। सरकार नीति मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? देखिए इसके अंतर्गत नौकरशाही, देखिए दोस्तों इसमें जो है ना सभी विकल्प सही है दोस्तों। ई में सभी विकल्प सही है दोस्तों। नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ये सारा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके अंतर्गत नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना एवं उत्पाद को प्रतियोगी बनाने के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एवं अन्य उपागमों में सुधार लाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साह
प्रोत्साहिकी नहीं है, प्रोत्साहिकी नहीं है दोस्तों, कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए दोस्तों, ये सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम फ्रेंड्स। देखिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 में प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज की संकल्पना दिया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के समुचित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है दोस्तों, बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ई इसके 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर दोस्तों 64.6% है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इसका ई सही होगा। 64.6% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और भारत में औसत साक्षरता दर दोस्तों 64.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था दोस्तों? मोहम्मद यूनुस दोस्तों। किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था दोस्तों? तो मोहम्मद यूनुस दिया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को प्रस्तुत किया। उन्हें वर्ष 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज, कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि सभी कारक जिम्मेदार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है दोस्तों? मनरेगा का उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? इसका भी ऑप्शन दोस्तों ई है, सही है। देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो सामूहिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य करने हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार मनरेगा का उद्देश्य एक तरफ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है तो वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल संरक्षण व प्रबंधन, सामाजिक वानिकी आदि को बढ़ावा देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में से सम्मिलित नहीं था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, भारत को शिक्षित करना। क्या दोस्तों 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है फ्रेंड्स? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही का दोस्तों, बीज उर्वरक जल तकनीकी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 60 के दशक में प्रारंभ हुए हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीज उर्वरक के प्रयोग एवं गहन सिंचाई पर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो बिहार में दोस्तों सर्वाधिक है, बिहार में सर्वाधिक है फ्रेंड्स। देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय घनत्व 3,82,1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अन्य दिए गए राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है दोस्तों, जैसे केरल का दोस्तों 860, उत्तर प्रदेश 829, पश्चिम बंगाल 1028 और हरियाणा 573। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है दोस्तों? इसमें 918 दोस्तों, 918। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 943 है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल 1084 का है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879 का है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था दोस्तों? ये दोस्तों 2006-07 के लिए किया गया था। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए किया गया था दोस्तों? तो 2006-07 में दोस्तों क्या गया था दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 के लिए प्रकाशित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित किया था दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 2017-18 बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो 70%। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही होगा। देखिए 16-17 दोस्तों, ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत पुराना ये डाटा है दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है दोस्तों? तो असंगठित क्षेत्र। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे कई बार इसके मौद्रिक मूल्य का मापन नहीं हो पाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है दोस्तों? यह दोस्तों बी में है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। देखिए फ्रेंड्स, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भारत में कृषि वित्त प्रदान किया जाता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक के द्वारा वित्त उधार प्रदान किया जाता है। इसलिए नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कहा जाता है दोस्तों, नाबार्ड को। नेक्स्ट है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 42% है दोस्तों, 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। देखिए 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है दोस्तों? सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है दोस्तों? तो 1 हेक्टेयर से भी कम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में जोत एवं इसके आकार को कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांकन किया गया है। सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और उसके बाद दोस्तों बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों डी नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश दोस्तों ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी के विनिवेश के अलावा अन्य सभी विकल्प, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन, प्रवाह वैश्वीकरण के लिए आवश्यक कारक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ दोस्तों? तो ये 2005 ईस्वी से लागू हुआ दोस्तों, 2005 ईस्वी से भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम दोस्तों 2005 ईस्वी से लागू हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है दोस्तों? शब्द संक्षेप ट्रिम्स, TRIMS, ट्रिम्स से क्या बनता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों का सही होगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। व्यापार संबंधित निवेश उपाय दोस्तों ट्रिम्स से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ट्रिम्स का पूर्ण स्वरूप ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स WTO के द्वारा किया गया समझौता है। इसका संबंध कुछ शर्तों का प्रतिबंधों से है, जिसे कोई देश अपने यहाँ विदेशी विनिवेश के संबंधों में लगाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। इसके प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वर्तमान उपाध्यक्ष सोनबेरी CEO अमिताभ कांत दोस्तों, उस समय की बात है, अभी बदल गया दोस्तों। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी हैं ही दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक की कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया दोस्तों? तो 2011-12 को बनाया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया। आधार वर्ष 2011-12 7वां संशोधन है। इसके पूर्व निम्न आधार वर्ष संशोधित किए जा चुके हैं दोस्तों। ये तो 52-53। देखिए फ्रेंड्स, 52-53 को बदल के दोस्तों 52-53 को बदल के दोस्तों 61-62 किया गया, 70-71 को बदल के 81-82 किया गया, 93-94 को बदल कर 4-5 किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है दोस्तों? तो बी में दोस्तों सक्षमता उपागम, ये दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है दोस्तों, सक्षमता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सक्षमता उपागम के विकास में अमर्त्य सेन का अमूल्य योगदान है। सक्षमता उपागम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण के बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्री के रूप में वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ दोस्तों? तो ये है दोस्तों पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक दोस्तों पटना में है। नेक्स्ट दोस्तों, पटना के सैदपुर स्थित किलकारी बाल भवन में संचालित गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों में पैसा बचत करने की सोच विकसित करने के साथ साथ उन्हें छोटी उम्र में बैंकिंग से भी जोड़ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को
भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को दोस्तों सुधारने में सक्षम नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स सुधारने में सक्षम नहीं, कौन सा होगा दोस्तों इसमें? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निर्यातों पर अधिक कर लगाना दोस्तों, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। देखिए फ्रेंड्स निर्यातों पर अधिक कर लगाने के निर्यात हतोत्साहित होता है, जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रुपये का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना आदि जरूरी उपागम है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है दोस्तों? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है दोस्तों? तो राजा चलैया समिति की सिफारिशों से लागू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सेवा कर राजा चलैया समिति की सिफारिशों से लागू किया गया। राजा चलैया की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति बनी। इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 में अध्याय 5 द्वारा 1994 में शुरू हुई, जो आज तक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी दोस्तों? तो वी.के.आर.बी. रहे दोस्तों, वी.के.आर.बी. राव दोस्तों ने किया था। देखिए फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले वी.के.आर.बी. राव विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई। यद्यपि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 ईस्वी में की गई। इनके आकलन के अनुसार भारत में 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था दोस्तों, क्या था? तो हेराड डोमर मॉडल दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है या राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है दोस्तों? तो स्टाम्प शुल्क दोस्तों, स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यह एक प्रकार का कर है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुभाग 3 के तहत लिया जाता है, जो सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह राज्य सरकार को ही आवंटित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैंक दर का आशय क्या है दोस्तों? बैंक दर का आशय क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का सही होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली दोस्तों आधिकारिक ब्याज दर दोस्तों, यही केंद्रीय ये क्या दोस्तों कि बैंक दर का आशय है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स जिस ब्याज दर पर रिचार्ज बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका दोस्तों, मसाला बॉन्ड दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड है जो विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में पैसा जुटाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी इस शब्द मसाला बॉन्ड का उपयोग भारतीय संस्कृति एवं व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है दोस्तों एवं प्रकाशित करता है? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, विश्व बैंक समूह दोस्तों, विश्व बैंक समूह। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा बनाया एवं प्रकाशित किया जाता है। देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन आज का यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गया दोस्तों कल करके इसको कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।